आपने जो संधि पढ़ी उसमें रुत्व हुआ था, ससजसो, माने वो जो र था ना, जो र बच रहा था वो साधारण र नहीं था, वो एक विशिष्ट र था, रू वाला र। देखो हालांकि पाणिनि जी इतने बुद्धिमान हैं, उन्होंने रू वाले कार्य से एक प्रकार का, हालांकि रू का भी र बचता है, पाणिनि जी ने डायरेक्ट र क्यों नहीं विधान कर दिया, उसका बहुत बड़ा रहस्य है। अब तुम समझो, क्योंकि पाणिनि जी ने सकल प्रयोगों में देखा तो र की स्थिति दो प्रकार की जान पड़ी। यहां से अब क्या विधान चल रहा है, केवल र का विधान चल रहा है। इसलिए पाणिनि जी ने जहां पर रू का र था उसके लिए अतुरुर प्लुताद प्लुते बनाया, हसीचा बनाया, वो रू के र में ही लगेंगे। भो भगो भगो पूर्वशीयोसी, रू के ही र को य करेगा, सामान्य र को नहीं करेगा। अब वो सामान्य वाला र तुम पढ़ रहे, सूत्र है रो सुपी, ठीक है। सूत्र का अर्थ कर लीजिएगा, अन्हो रेफा देशः, एक शब्द है बच्चों अहन। अहन नकारांत शब्द है, नपुंसक लिंग होता है। अहन शब्द का अर्थ होता है दिनम, ठीक है। हाँ, प्रातः मॉर्निंग को नहीं कहते, दिनम, ठीक है। तो अहन है, इसको रेफ आदेश करेगा, ये सीधा किसको होगा, अलुंत्यस्य की सहायता से ना को रेफ हो जाएगा। कहां नहीं होता है ये रेफ आदेश, तो का असुपी, असुपी निषेधांश है सूत्र, अर्थात सुपी न तु सुपी, यदि सुप परे रहेगा तो फिर ये रेफादेश नहीं होगा। सुप क्या है, सुवौजस अमौड सस, इनमें से कोई सा भी विभक्ति होगा 21 विभक्ति में से, उनके परे रहते ये सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है। कहा कि ये सूत्र बना क्यों रहे हो, इस सूत्र को बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई, कि नहीं बनाएंगे तो र कौन करेगा ना को, है नहीं, रू तो हो नहीं सकता। नहीं सुन तो सही आगे, ठीक है। तो कहा इसको एक सूत्र है अहन, कहा कि अहन सूत्र ही इसको क्या कर देगा, रू कर देगा। तो इसको फिर बनाया क्यों जा रहा है, अहन सूत्र का अर्थ क्या है, अहन इत्यस्य रू स्यात् पदान्ते, अहन के नकार को वो रू कर दे। एक सूत्र है बच्चों अहन, यहाँ नहीं है, वो जब आप पढ़ोगे आगे वहां आएगा, लेकिन हम उसे बता भी से देते हैं जिससे हमारा कुछ हलन पुल्लिंग का काम कम हो जाएगा, है ना। हाँ, उन्हें तुम समझ लोगे। यहाँ तुमने काफी सारे ऐसे सूत्र समझ लिए हैं जो वहां के लिए भी बहुत परमोपयोगी है। कुछों को जो आप अजंत में पढ़ रहे हो, तेदादी नामा जैसे बहुत सारे सूत्र वहां के लिए उपयोगी होंगे पूरी प्रक्रिया के लिए। तो अहन इत्यस्य रू स्यात् पदांते, उस सूत्र का यह अर्थ होता है। पदांत में अहन के ना को क्या होता है, तो भाई यहाँ पर तुम विग्रह कर रहे हो, मतलब यहाँ तुम जहाँ संधि कर रहे हो वो अहन प्लस अह है ना। तो यहाँ इनके बीच में क्या है, समास है। समास होने से पूर्व वाला जो अहन है वो भी पद है, पद हो जाने से अहन सूत्र द्वारा ही नकार को रुत्व हो जाता। तो ये सूत्र क्यों कह रहे हैं, ये सूत्र अहन की अवश्य प्राप्ति में आरंभ किया गया है, तो इसलिए रोसुपी सूत्र क्या होगा, असुपी, अशुभ के परे रहते उनका बाधक होगा। इसका मतलब अभी विभाजन हो गया, अहन सूत्र सुप के परे रहते ही लगना है। ये सूत्र जो है, ये सूत्र असुपी, जहां सुप प्रत्यय नहीं परे होगा वहां लगेगा। समझे बात को। और दोनों में अंतर क्या है, वो सूत्र करता है रू और ये करता है र, ये भी एक विशिष्ट अंतर है। इसलिए मूल कार्य लिख रहे हैं रो रपवादः, रो रपवादः इत्युक्ते अहन इति सूत्रेण विहितस्य ऋत्वस्य अपवादः, है ना। ये सूत्र उसका अपवाद हो गया। अब उदाहरणों को देख लीजिए, पहला वाला कर लीजिए आप, वैसे अहन प्लस अहन होता है पर दूसरे वाले अहन को तो आप विसर्ग विसर्ग कर लीजिए क्योंकि इधर में थोड़ा कार्य बताना। तो अहन अग्रे अहः, यहाँ पर अहन के ना को रेफ आदेश कर दिया इसे, तो हम ना को डायरेक्ट अब र कर रहे। स्थिति हो गई अह र और अग्रे अह, अहर अग्रे अह। अब दोनों को मिला, अब सब मिला दो, क्या बन जाएगा, अहरह। अर्थ क्या होगा अहरह का, क्यों बच्चों, अहरह माने दिन, दिन माने प्रत्येक दिन, प्रतिदिनम इत्यर्थ, ये अर्थ निकल आएगा। समझ गए। कहा कि भाई अहरा बनाने के लिए रोसुपी आपने बनाया, इससे तो बढ़िया तो ससुरु है तो सही, नहीं ससुरु में तो सकार को ही करता है, वो तो लग नहीं पाता। तो चलो, पर उसका तो अपवाद कर दिया इन्होंने अहन का, तो इसका मतलब रोसुपी तो बनाना पड़ेगा क्योंकि ना को र तो करना है। चलो, पर आगे वाले प्रयोग को देखो। ऐसे ही अब क्या हो जाएगा, अहन अग्रे गणः, यहाँ पर समास कर लेना, अन्नाम गणः, दिनों का समूह। तो अन्नाम गणः, ज्योतिष में शब्द बहुत प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अन्नो रेपादेश रेफादेश हो जाएगा। सुप परे नहीं हो तो यहाँ पर भी सुप परे नहीं है। जैसे पूर्व में जो अह परे था वो सुप प्रत्यय थोड़ी ना था,
यहाँ पर भी गण शब्द परे है अहन के बाद, तो गण तो सुप नहीं है, तो क्या हो जाएगा अहर गण। हाँ, विसर्ग बाद में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि समास होने के बाद पूरी प्रक्रिया के बाद विसर्ग लगता है। तो स्थिति हो जाएगी तुम्हारी अहर अग्रे गण, मिलाओगे अहर गण, स्वादि कार्य करके अहर गण बना लोगे। यहाँ पर रा को क्या हो गया, यहाँ तो रा को कुछ नहीं हो पाया, रा तो ऊर्ध्वगमन कर गया। तो यदि रू का रा होता तो क्या हो जाता, नहीं, फिर तो हसीचा लग जाता ना, अपलुत है, ठीक है। तो ये जो है अहर गणा बनेगा, नहीं तो अहो गणा बन जाता, जैसे शिवो बंदे आपका बना वैसे। चलो, असुपी इति किम, सूत्र में असुपी क्यों ग्रहण किया गया है? भ्याम शब्द को सुने हो, वो भ्याम एक कुछ विभक्ति है, किधर वाला है ये विभक्ति? हाँ, इधर बन जाएगा। तो बच्चा अहन शब्द से भ्याम ले आओ, स्थिति हो जाएगी अहन अग्रे भ्याम सुप है कि नहीं? अहन शब्द को रेफादेश कहाँ होता है? असुपी, सुप परे नहीं हो, तो अहन भ्याम में रो सुपी लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। कौन सा लग जाएगा? अहन, क्योंकि वो तो सुप के परे रहते ही होता है, ये हमने बताया है। और दीक्षित जी भी यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि अत्र अहन इति रुत्वम, यहाँ पर अहन इस सूत्र के द्वारा रुत्व हो गया है, तो रुत्व कर देंगे तो स्थिति हो जाएगी वही रू है, रू का क्या बचा लेना? र बचा लेना, तो स्थिति हो जाएगी अह र अग्रे भ्याम। क्या बना लें? अहर भ्याम क्यों नहीं बनाए? क्योंकि रू का र नहीं है, वो ये रू का र है, सामान्य र नहीं है। तो हसी से इसको क्या हो जाएगा? उत्त करके अह र भ्याम जहां था, रा को कर लेना उ, तो अह उ भ्याम, अब ह में अ है, उ इधर है, गुण कर लेना, क्या बन जाएगा? अहो भ्याम रूप बन जाएगा अहन शब्द का। तृतीया में रूप क्या बनेगा? द्विवचन में, इसलिए असुपी ग्रहण किया। असुपी ग्रहण नहीं करते तो सूत्र यहाँ लग जाता है ना, सुप के परे रहते रो सुपी, सूत्र यहाँ प्रवृत्त नहीं होता है। अब ये सूत्र बन गया, वो ये जो प्रयोग बन गया, अब इस सूत्र से कुछ सिद्धि नहीं हो सकती थी, फिर वार्तिक बनाना पड़ा। जैसे रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम, इनमें सप्तमी है, रूप रात्रि रथंतरेषु। यदि रूप शब्द परे है, रात्रि शब्द परे है, अथवा रथंतर शब्द परे है, तो क्या कार्य हो जाता है इसके द्वारा? रुत्वम हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अहो रूपम, क्या शब्द है ये? संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर क्या शब्द है? अहन। सच्चे में बताइए, फिर इसका अर्थ क्या होगा? अन्ना रूपम, ये अर्थ किया है ना, अन्ना रूपम, षष्ठी समास किया है, तो नकार को, अब यहाँ अहन रूपम ये स्थिति है। अहन रूपम में रोसुपी सूत्र लगता कि नहीं? बोलिए, अहन रूपम में वो सूत्र लगता रोसुपी, क्योंकि रूप, रूप जो है सुप नहीं है ना। तुम कहोगे रूपम अम दिखाई दे रहा है, मैंने क्या कहा? समास होने के बाद में विभक्ति जुड़ती है, अम तो बाद में जुड़ता है, इसलिए हम विग्रह क्या, वो संधि विच्छेद क्या कर रहे हैं? अहन अग्रे रूप, ठीक है। और दूसरी बात भी, जो विभक्ति परे होनी चाहिए वो अव्यवहित परे होनी चाहिए अहन से, रूप तो बीच में प्रातिपदिक पड़े ही रहेगा यदि रूपम में देखोगे तो अहन अग्रे रूप है, यहाँ रोसुपी सूत्र एकदम लग सकता है। वो क्या कर देता? ना को र कर देता, र कर देता तो जो अहन अग्रे गणा क्या बना था? अहर गणा बना, ऐसे ये बन जाता क्या है ना, अहर बनता। फिर आगे एक रोरी वोरी सूत्र है, वो अपना कुछ काम करते, ढलोपपूर्वस दीर्घोणा होता, तो एक विचित्र सा रूप बनता जो कि बनना इष्ट नहीं है ना, आहा रूपम ऐसा। उसके लिए क्या किया गया कि वार्तिककार ने वार्तिक बना दिया। वार्तिककार ने कहा रूप रात्रि रथंतरेषु, रूप शब्द परे रहते, रात्रि शब्द के परे रहते, रथंतर शब्द के परे रहते, क्या होता है? रुत्वम होता है। तो भाई हम इस ना को तो रू करेंगे, रू कर लेंगे तो आनंद आ गया भसी सूत्र को, क्योंकि रू का बच्चा र, अब इस र को वो कर देगा ऊ, तो स्थिति हो जाएगी अह उ रूपम, और आध गुणा से गुण करके अहो रूपम, ठीक है। अच्छा, एक अहो नाम का निपात भी है ओकारा, वो नहीं इन्होंने लिया है शायद, है ना, अहन्ना रूपम ऐसा विग्रह करके अहो रूपम बना रहे हैं वार्तिक का। ऐसे ही देखिए, गतम अहो रात्रि रेशा, एक शब्द है ये पूरा, कहीं का ये पद्य उठा के दिया है, गतम अहो रात्रि। यहाँ पर क्या है? अहो रात्रि, माने गतम अहो रात्रि ऐसा, कहा कि अह तो चला गया, ऐसा रात्रि, ये तो रात्रि है। अब यहाँ पर अहो वो वाला अहो नहीं है जो निपात वाला है, अव्यय वाला, ये अहन वाला है। तो यहाँ पर आप स्थिति कर लेना अहन अग्रे रात्रि, रात्रि शब्द के परे रहते, रात्रि शब्द के परे रहते क्या हो जाएगा? यहाँ रुत्व हो जाएगा। सूत्र कर सकता था कि नहीं? रो असुपी, रो सुपी तो रू नहीं करता, र करता, और उस र जो करता है उस र में तो हसी च तो करता नहीं है, क्योंकि उस हसी च कब तो करता है? रू के र को ही करता है, तो रूप नहीं बनता, अहर गणा की तरह र ही रह जाता। इसके परे रहते भी क्या इसने कर दिया? इस ना को रू, रू को बचा, रू को बचा रा, उस रा को कर दिया से
हसी च सूत्र से उत्व, तो बन गया क्या, अहोरात्रि। क्या बन गया, गतम अह, का के दिन तो ये चला गया, गतम अहो, रात्रि ऐसा, ये तो रात्रि है, तो रूप बन गया क्या, अहोरात्रि, ये बन गया। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब एक जगह ऐसा है कि रात्रि शब्द के ये वार्तिक कब लगता है, रात्रि शब्द के परे रहते ही एक शब्द बनता है अहोरात्र। वहां पर क्या होता है, रात्रि शब्द है ना, वहां पर द्वंद्व समास किया जाता है, अहश्च रात्रिश्च, और ऐसा समास करके रूप बन जाता है वहां पर अहोरात्र का। कि यहां पर कैसे ओकार हो कर दिया आपने, क्यों, यहां तो रात्रि शब्द परे नहीं है, अहोरात्र में तो रात्र शब्द परे है। इकार वहां कहां जाता है, आप जब समास पढ़ेंगे तो जानेंगे, वहां समासांत अच प्रत्यय होता है, रात्रि के बाद एक अच प्रत्यय जुड़ता है, तो रात्रि इधर अहन होता है, तो अहन रात्रि अग्रे अच का अ, और उस आकार के परे रहते रात्रि के इकार का यस्य तीच करके लोप हो जाता। अब वो शब्द आकार जुड़ करके रात्र शब्द बन जाता। अब ये वार्तिक तो रात्रि के परे रहते ही रुत्व कर रहा है, रात्रि के पर यहाँ तो रात्रि नहीं है, यहाँ तो क्या है, रात्र है। अब ये कैसे रुत्व करे, और बिना रुत्व करे ये बनेगा नहीं, क्योंकि जब तक रुत्व रू का र नहीं रहेगा तब तक हसी चाहे उसे ऊ में बदलना नहीं है। तो अहोरात्र के लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास एक परिभाषा है, एक देश विकृतम, तो एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात्, एक देश विकृत होने से वो वस्तु अनन्य सदृश नहीं हो जाती है, वही रहती है। तो अहोरात्र को भी तुम रात्रि समझिए, तो वहां के भी ना को क्या कर लीजिए, रू, और उसको ऊ, अहोरात्र वहां पर भी बन जाएगा। ऐसे बच्चों रथंतर शब्द है, रथंतर शब्द के परे रहते भी क्या होता है, अहन के ना को रू हो जाएगा, उसको ऊ बन जाएगा, अहो रथंतरम। समझ गए ना, रथंतर क्या चीज है, सामवेद का कोई एक गान पद्धति ऋचा विशेष है, जिसे कि दिन में गाया जाता है, इसलिए ये अहो रथंतर शब्द भी बन जाएगा। रथंतर समझ गए ना, हाँ, ये कह रहे हैं सामवेद की एक शाखा का नाम है, तो इसका रथंतर अहो रथंतरम बन गया। अब इसमें एक वार्तिक पढ़ा गया, अहरादि नाम पत्यादिशु वारेफः। अभी तक तो आपने पढ़ा कि अहन शब्द के ना को र होता है रोसुपी से, किंतु बीच में एक वार्तिक पढ़ा, कौन सा, रूपरात्रि रथंतरेषु रुत्वम, वहां रुत्व होता है। ये जो वार्तिक पढ़ रहे हो ये करता है विकल्प से र, रू नहीं करता, माने सूत्र जो काम किया नित्य उस काम को वार्तिक विकल्प करता है। तो कब करता है, अहर आदि नाम पत्यादिशु, अहन आदि जो शब्द है ना, उनके बाद यदि पत्यादि शब्द परे हो, पति आदि, तो वारेफ, रेफ विकल्प से होता है, क्योंकि पति शब्द के परे रहते, परे क्या है, वो प्राप्त क्या है, हर के परे रहते खर्वसारे और विसर्जनीय से विसर्ग प्राप्त है, और क्योंकि पति शब्द का प रहेगा तो वहां पर पक्ष में उसे उब्बौ कपौचा सूत्र से उपधमानी भी प्राप्त रहेगा। तो ये सूत्र क्या कर रहा है, विकल्प से रेफ कर रहा है। तो चलो पहले हम जो है र कर देते हैं, जैसे अहन अग्रे पति ही, यहाँ पर भी समास है ना, अहन नाम पति, दिन का जो पति है, तो न है शब्द वहां पर, तो इस विच्छेद कर लेना, अहन अग्रे पति, और ना को क्या कर लिया, रू नहीं र करेंगे, नहीं। अब क्या बन गया तुम्हारा, अहरपति, केवल र किया ना, और र को फिर क्या हुआ, इसके लगवान एक विसर्ग का अपवाद है ना, तो यहां तुम एक ऐसा स्थल देखोगे पकार के परे रहते भी विसर्ग नहीं हुआ, तो विसर्ग नहीं हुआ माने खर्वसाने और विसर्जनीय नहीं लगा, तो क्या बन गया, अहर पति बन गया। ऐसे ही अहर आदि नाम में कुछ शब्द हैं जिनके परे रहते लगता है, अहन शब्द नहीं है, अहर आदि कहा माने अहन आदि कुछ शब्द। तो अगला शब्द है उसमें गिर, गिर का रूप बन जाता है, उसे दीर करके गीर, है ना, तो वहां पर भी क्या कर लिया, उसको रेफ कर दिया। तो गीरपति का क्या इन्होंने विच्छेद किया है, संधि विच्छेद, हाँ, गिराम माने वाणी के पति, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर र को क्या कर लिया, रा ही कर लिया, तो जिससे वो गिर में र को क्या कर लिया, इससे र कर लिया, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये र विसर्ग को प्राप्त नहीं होगा, र ही रह जाएगा, तो गिरपति। ऐसे ही धूरपति का क्या विग्रह होगा, है धुरामपति। यहाँ शब्द क्या है, धुर, तो यहाँ ये सूत्र लग करके किसको रेफ हुआ है, भाई वार्तिक लग के, अहर आदि नाम पत्यादिशु वारेफा, धुर के र को ही र हुआ है। धुर के र को र करने का विधान क्या है कि भाई उसको विसर्ग ना हो, उसको क्या हो, र हो, तो र होगा तो र सुनाई भी देगा, वो विसर्ग में बदला, तो इसलिए गीरपति, धूरपति, अहरपति में आपको र सुनाई, और ये वार्तिक विकल्प से लगता है। जब ये नहीं लगता तब कुप्पौ कपौचा लग जाता है, तो लग जाता है तो क्या रूप बनेंगे, तो मूलकार कह रहे हैं पक्षे विसर्गोपधमानी,
पक्ष में विसर्ग भी होगा और उपधमानीय भी होगा। तो विसर्ग वाला रूप यहाँ तो बन गया। विसर्गापवाद माने वो केवल केवल विसर्ग का अपवाद था, खरबसाने और विसर्जनीय। तो वो दो रूप यहाँ लिखे नहीं है विसर्ग वाले, और वो उन्हें तो माप। अग्रिम सूत्र पढ़ने जा रहे हो, रो री। रोहो ये षष्ठ्यंत पद है और री जो है सप्तम्यंत पद है। तो सूत्र का अर्थ हो जाता है रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्। रेफ का रेफ के परे रहते वह लोप हो जाता है। कौन से वाले का? पहले वाले जो षष्ठ्यंत है। यहाँ जो र लिया जाएगा, यहाँ क्योंकि सामान्य र ग्रहण किया गया है, तो कैसा भी र होगा वहां पर ये लोप जो है प्रबल रहेगा, है ना। अब विचार किया जाएगा कि कौन क्या हो, पर ये र वाला जो रूल है, रोरी वाला, ये सामान्य लोप विधान करेगा, चाहे रू वाले रा में हो चाहे सामान्य वाला रा हो, क्योंकि सूत्र में सामान्य न ग्रहण, इसलिए। ठीक है, उदाहरणों से समझते हैं। पर इसके पहले एक छोटे भाई को और पढ़ लीजिए। दरअसल इसका बड़ा भाई है, वो छोटा तो यही है। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। ठीक है, इस सूत्र में ढलोपे सप्तम्यंत है, पूर्वस्य दीर्घोणः पूर्वस्य षष्ठ्यंत है, दीर्घ प्रथमांत है, अणः भी षष्ठ्यंत पद है। तो षष्ठ्यंत को षष्ठ्यंत के साथ जोड़ दीजिएगा। तो आइए अब अर्थ इसका करते हैं। दीक्षित जी देखो कैसे अर्थ की योजना बना रहे हैं। दीक्षित जी सबसे पहले ढलोपे ये शब्द क्या है इसको थोड़ा बतलाना चाहते। ठीक है, तो इसके लिए वो कुछ एक विग्रह करके बतला रहे हैं। ढरेफौ लोपयति तथा, ढरेफौ लोपयति तथा। कहना क्या चाह रहे हैं, देखो कहा कि यहाँ जो ढ बना है इसमें समास है। ठीक है, तो विग्रह क्या करिए, देखो ढ है एक र है, दो वर्ण है, तो विग्रह से कर लीजिए। ढश्च रश्च इति ढ्रौ। कौन समास किए पहले? द्वंद्व कर लिए। ठीक है, फिर ढ्रौ लोपयति ऐसा वाला विग्रह करिए। ठीक है, इन्होंने जो विग्रह कर दिया है वो परिनिष्ठित कर दिया है, माने सीधा सीधा विग्रह। इन्होंने तो मूल में लिखा है ढरेफौ लोपयति थी। इससे पहले एक समास और करना है जो कि हम बोल रहे हैं, ढश्च रश्च इति ढ्रौ। ढ्रौ बन गया ना, और ढ्रौ लोपयति। ढ्रौ लोपयति को दीक्षित जी ऐसे लिख रहे हैं ढरेफौ लोपयति। बात एक ही है। ठीक है, हाँ। तो ढरेफौ लोपयति। अब क्या किया? लोपयति, ये क्या है? लोप से णिच प्रत्यय कर लिया, लोप धातु, लोपी बना लिया णिच होकर के, और उसका लोपयति बन जाए। ये कर क्या रही है? इधर एक जो है ये तिङंत जैसा कुछ दे रहे हैं, और इधर जो है ये सुबंत है। वस्तुतः है उपपद समास करना चाह रहे हैं। जैसे उपपद समास होता है कुंभम करोति इति, कुंभम उधर रहता है, करोति इधर रहता है, तो हम कुंभकारः बनाते हैं। जैसे उपपद समास, आप जब समास आएगा ना तो समासों के तत्पुरुष के अंतर्गत बहुत सारे भेदों को पढ़ेंगे। वहां पर उपपद मतिंग नाम का एक सूत्र है जो उपपद समास का विधान करता है ना। तो अतिङंत के साथ ये समास होता है। विग्रह में आपको भले ये लोपयति दिख रहा हो, पर लोपयति लोपः बन जाता है। तो ये कैसे बनता है? णिच हुआ, कर्मण्यण से अण प्रत्यय करके लोपः बना लेना। लोपयति से दर्शाना चाहते हैं कि लोपः के साथ में समास है, क्योंकि सूत्र में देखो यही पद है ढ्र और लोप। तो ये उसका विग्रह वाक्य है वस्तुतः। ढरेफौ लोपयति कहो या ढ्रौ लोपयति ऐसे कह लीजिए। तो यहाँ उपपद समास हो करके रूप बन जाएगा क्या? ढलोपः। ढ और र का लोप के साथ जो समास हुआ है वो कौन सा हुआ? उपपद। और उससे पहले ढ और रा का आपस में जो समास हुआ वो कौन हुआ? द्वंद्व। आप ये कह सकते हो ये जो समास है द्वंद्व गर्भ उपपद तत्पुरुष समास कह सकते हैं ना। हाँ, ये सब इसलिए बताया जा रहा है आपको कि सूत्र के अर्थ करने में आपको सुगमता हो, क्योंकि द्वंद्वान्ते श्रूयमाण जो पद होता है उसका दोनों के साथ में अन्वय हो जाता है। इसलिए लोप का अन्वय आपको ढकार के साथ भी करना है और रेफ के साथ भी करना है। बात समझे? आइए, और वो सप्तमी तो आप उसका अर्थ तो जान ही रहे हो। तो अर्थ क्या निकलेगा कि ढकार और रेफ, ढकार रेफ लोप के परे रहते, माने ढकार लोप के परे रहते, मतलब जिसको मान करके ढकार का लोप हुआ है उसके परे रहते, और जिसको मान करके रेफ का लोप हुआ है उसके परे रहते। ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हैं? सप्तमी है ना, ढलोपे, तो उसके परे रहते माने वो निमित्त कोटि में, इसलिए ऐसा अर्थ किया जा रहा है। इसलिए देखो दीक्षित जी भी लिख रहे हैं ढरेफौ लोपयति तथा तस्मिन वर्णे। तस्मिन वर्णे माने उस प्रकार के वर्णों के परे रहते। कौन से? ढकार और रेफ का लोप का जो निमित्त लोप करते हैं वैसे वर्णों के परे रहते। कहने का मतलब है ढ और र के परे रहे। ठीक है, उसी को फिर आगे अर्थात करके दर्शा रहे हैं दीक्षित जी। अर्थात ढकारे रेफात्मके परे, ढकार और रेफात्मक वर्ण परे हो।
जो के लोप का निमित्त है, ऐसे वर्ण के परे रहते। दीक्षित जी ने अर्थ किया है। वरदराजाचार्य जी बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े, उन्होंने सामान्य अर्थ कर दिया है। ठीक है, उन्होंने लिखा है ढकार रेफ लोप निमित्ते परे पूर्वस्य अणः दीर्घ, उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है। पर दीक्षित जी ने उसकी थोड़ा व्युत्पत्ति वगैरह समझाई है कि कैसे बनेगा, क्या अर्थ निकलेगा। अर्थात कह करके यहाँ से जो दर्शा रहे हैं उसे समझ लीजिए। इससे तो पूर्व समास की स्थिति है कि ढकार रेफात्मके परे, ढकार रेफात्मके किम लोपे परे, क्या होता है, पूर्वस्य अणो दीर्घ, पूर्व अण को दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्यात्। आप ऐसे समझ लीजिए, ढकार जिस लोप में निमित्त होगा उसके परे रहते इधर पूर्व अण को दीर्घ कर लेना, और रेफ जिस लोप में निमित्त होगा उसके परे रहते भी पूर्व अण को इधर दीर्घ कर लेना। यानी कि ये सूत्र कब लगेगा, ये सूत्र लगेगा यदि जहां रोरी लग गया हो, रेफ को मान करके रेफ का लोप हो गया हो, तब पूर्वण को दीर्घ करने के लिए इस सूत्र की जरूरत है। उसके साथ बंधा हुआ है ना। और रोरी का एक भाई है ना, ढोढ़े लोपा, जैसे रोरी रेफ के परे रहते रेफ का लोप करता है, ढोढ़े लोपा जो है, हाँ, ढकार का लोप जिसको मान करके बाद वाले ढा को मान करके हो गया हो तो उसके परे उसको वो ढोढ़े लोपा ढकार के परे रहते ढकार का लोप माने पूर्व वाले ढा का लोप करता है। रोरी ढोढ़े लोपा दोनों का काम लोप करना है, एक रेफ का लोप करता है, एक ढ का लोप करता है। रेफ के लोप की कंडीशन जो है कि रेफ के परे रहते, मतलब रेफ परे है तो इधर रेफ का लोप, और ढोढ़े लोपा की भी वही स्थिति है, इधर ढ परे है तो पूर्व ढ का लोप। और जहां ये दोनों काम होंगे वहां पर एक बार ढ लोपे पूर्व से दीर्घ होना को स्मरण कर लेना सर्वदा। इन तीन सूत्रों के इस गुंफ को समझना, और ये सूत्र क्या करेगा, पूर्व अण को दीर्घ करेगा। ठीक है, तो आइए तो अब इसे बनाना करते हैं प्रारंभ। इन सूत्रों की उपयोगिता कैसे कैसे है। बच्चा आपने जो है अव्यय प्रकरण अभी आप आगे पढ़ोगे, उसमें एक पुनर् शब्द आया है जिसका आप पुनः बनाते हो ना, ये बहुत प्रसिद्ध है। तो इसको क्या कर लीजिएगा, आगे अभी क्या परे, रमते कर रहा है, रमते क्रियापद है बच्चों, ठीक है ना, रमु क्रीडायाम धातु का, जो आप तिगंत में पढ़ोगे। अब संधि की कंडीशन समझिए, पुनर्रमते ऐसी स्थिति है, रेफ को क्या चीज प्राप्त है, नहीं सबसे उससे भी पहले कुछ खरबसाने और विसर्जनीय विसर्ग प्राप्त है, क्योंकि खर प्रत्याहार का वर्ण, पक्की बात है, खर प्रत्याहार परे है कि नहीं, नहीं है, नहीं प्राप्त है। ठीक है, हाँ, माने ये ऐसे ही मिल सकता था, पुनर्रमते ऐसे मिल सकता, पर रोरी का नियम ये कहता है यदि रेफ पर में है तो पहले वाले का क्या कर दो, लोप कर दो। चलिए आपने लोप कर दिया, तब स्थिति हो गई पुनः रमते। अब देखिए रोरी लगाने के बाद अब लगाइए ढलोपे पूर्वस्य दीर्घ होना। वो सूत्र कहता है कि ढकार रेफ लोप निमित्तक, माने के जिसको यदि रेफ को ढकार और रेफ के लोप का निमित्त पर में हो, कौमुदी वाली वृत्ति देखी, लग कौमुदी वाली, ढकार और रेफ के लोप का निमित्त पर में हो, तो यस यहाँ पर रेफ के लोप का निमित्त पर में है जिसने इसका लोप किया है, तो पूर्वण को क्या कर दो, दीर्घ कर दो। दीर्घ करने पर क्या स्थिति बन जाएगी, पुनः रमते बन जाएगा। ये पुनः आपकी पुस्तकों में ये एक साथ लिखा है तो अलग अलग लिखा है, अलग ही अलग लिखना ठीक है, क्योंकि एक सिरो रेखा क्यों करें, समास तो हुआ नहीं। रमते अलग एक तिगंत पद है, पुनः एक अव्यय पद है, तो एक सिरो रेखा नहीं की जाए। मुझे लगता है जिन्होंने भी एक सिरो रेखा खींच रखी है तो संधि के कारण भी एक सिरो रेखा खींच देते हैं, तो उसके हिसाब से, पर आप पुनः रमते रखिए अलग अलग, वो पाठ ठीक है और भी सही। संमित आयाम के कारण मुझे लगता है एक सिरो रेखा खींच रहे हैं। ऐसी दूसरा उदाहरण देखिए, हरि शब्द है ना, प्रथमा में क्या बनता है, बहुत अच्छे। अच्छा एक बात तो और पूछनी थी, पुनर्रमते में तो सूखा सा है ही नहीं, अव्यय से स्वादित्पत्ति जो हुई है वो तो गया, ये र तो किसका है, स्वादि का नहीं है, माने सु प्रत्यय का सा नहीं है, सा का रा नहीं बनाना है, इसको स्वादि संधि में क्यों रखा, फिर तो सामान्य विसर्ग संधि में ही डाल देते। इसलिए दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो वैसे इतने उदाहरण क्यों प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वह सूत्र पूर्व अण को दीर्घ करता है, ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना, पूर्व अण को दीर्घ करता है। अण प्रत्याहार कहां तक लिया जाए इस सूत्र में, अण प्रत्याहार दो बन सकते, एक अयुण के ण तक, एक लण सूत्र के ण तक। कौन सा लिया जाए, वहां तक ही लिया जाता है, क्योंकि वहां बता चुके हैं कि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में लिखा है दीक्षित जी ने, अत्र परिण अत्राण परिण नकारेण, ठीक है, माने अत्रैव, वहां एवकार समझना है, अत्रैव अण परिण, केवल अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में जो अण है वही लिया जाएगा पर नकार तक, बाकी सब जो है पूर्व नकार तक ही लिए जाएंगे। तो पूर्व नकार तक लिए जाएंगे तो अण में कितने वर्ण आते हैं, तीन आते हैं। अ आता है, उसका उदाहरण आपने आ को दीर्घ यहाँ देख लिया,
पूर्वण को दीर्घ। ई आता है उसका उदाहरण दूसरा है, ऊ आता है उसका उदाहरण, इसलिए 3 उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं दीक्षित जी। पहले वाले में तो स्वादि संधि का कोई तात्पर्य नहीं है, मतलब नहीं है। हाँ, औरों में है। जैसे हरि शब्द है ना, हरि शब्द से सुविभक्ति ले आओ, हरीश, और आगे क्या शब्द है, रम्य। अब यहाँ देखिए, सा को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, तो स्थिति क्या हो जाएगी, हरि र बना लेते हैं, हरि र रम्य। अब यहाँ पर तो और कोई संधि प्राप्त नहीं है, रोरी लगाएंगे, रेफ के परे रहते रेफ का लोप हो जाएगा। हसीचा लग सकता है क्या, नहीं, हरे रम्य नहीं, उसको अवर्ण पूर्व में चाहिए, है ना। इन संधियों की कंडीशन में आगे और पीछे के दोनों के वर्ण देखने पड़ते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा ना, क्यों जी, रेफ के परे रहते रेफ का लोप हो जाएगा, तो स्थिति क्या हो जाएगी, हरि रम्य। पूर्वण को करना है अवधि, क्योंकि यहाँ पर उस रेफ के लोप का निमित्त पर में है द्वितीय वर, है ना, तो तस्मिन परे, उसके परे रहते क्या हो जाता है, पूर्वस्य अणः दीर्घस्य, पूर्वण को दीर्घ कर लिया। पूर्वण को दीर्घ कर लिया तो ये छोटा ही था ना, इसको बड़ा बना लीजिए, तो क्या बन गया, हरि रम्य बन गया। इसको भी अलग ही अलग लिख लेना, ठीक है। दोनों प्रकार से देखा जाता है, एक साथ मिला भी, अलग अलग भी। एक साथ जो लिखते हैं शायद संहितायाम के कारण लिख रहे हैं। ऐसे ही बच्चों, इसको बनावे कैसे बनेगा, शंभु राजते, ये स कहाँ का है, ठीक है, राजते है इधर, ठीक है, और रू का क्या होगा, रा, रोरी करके इसका लोप, और इसको क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, शंभु राजते। राजते राज्य दीप्त धातु का रूप है, आप उसे अलग ही लिखिए। ये संधि बड़े बड़े विद्वानों को भ्रम में डालती है। कैसे, यहाँ पर उसका जो रेफ होता है उसका लोप हो जाता है, तो जिसके कारण वो दिखता नहीं है कई बार। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें, जब आपको रेफ उधर पर में मिल रहा हो, इधर किसी वर्ण को दीर्घ दिख जाए, यानी आपको ये शास्त्र में तो ऐसे ही लिखे मिलेंगे, ऐसा दीर्घ लिखा मिल जाए, तो आप तुरंत जो है मन में शंका करी कि नहीं, यहाँ एक र और था, माने शंभु ऐसा प्रथमांत था, नहीं तो कैसा कैसी भ्रांति करता है, द्वितीयांत की भ्रांति करता है, क्योंकि शंभु शंभु संभव, हरि हरि, ये द्वितीयांत की भ्रांति उत्पन्न करते हैं तो तुम अर्थकरण में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। भागवत में भी एक जगह आता है, हिरण्यकशिपु राजन, तो वहां पर राजन है या राजा है क्या देख लेना है, क्या है, हिरण्यकशिपु राजा। अब यहाँ कोई संधि पूछते हैं, एक गुरुजी थे वृंदावन में, वो ऐसी संधियों कोई पूछते थे जहाँ लोगों का दिमाग न जाए ज्यादा कि यहाँ कौन संधि है तो क्योंकि यहाँ र परे है, पूर्वण को दीर्घ हुआ है, तो आप समझ लीजिए हिरण्यकशिपु है उधर राजा है, ठीक है, माने पहले सा है, प्रथमा का रूप है, ये कहने का मतलब। तो ऐसी जगहों को आप पहचान लेना। ये संधि प्रकरण के पढ़ने का मतलब है आपको अब ये संधियां आ जानी चाहिए। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को तो मैंने आपको जो पढ़ाया है, मूलोक्त उदाहरणों को ज्यादा ही पढ़ाया है। मूल से अतिरिक्त और भी शास्त्रीय अन्य उदाहरण देखने हो तो मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी में बड़े विस्तार से अन्य उदाहरण भी पढ़ाए हैं, वहां देख सकते हैं अधिक योग्यता के लिए। चलो, सूत्र में अणः किम, अणग्रहण क्यों किया गया, अणग्रहण इसलिए किया गया कि त्रीढ़ और ब्रीढ़ में कहीं पर दीर्घ ना हो जाए, री को दीर्घ, त्रीढ़ ब्रीढ़ क्या है, तो उसको आगे बता रहे हैं कि बच्चे अटक जाएंगे। दीक्षित जी को पता है, हमने 3D ब्रीडर लाके तो रख दिए, लेकिन इनकी सिद्धि तो आगे करेंगे वो। लेकिन यहाँ पर रेफ के परे रहते पूर्व अण को दीर्घ होता है, उसके उदाहरण तो दीक्षित जी प्रस्तुत किए, ठीक है। पर जहां ढकार के परे रहते ढकार का लोप हो जाता है, वहां पर भी पूर्व अण को दीर्घ होता है, पर वो अण हो तभी दीर्घ होता है। 3D ब्रीडर में स्थिति क्या है, यहाँ है री, क्या है यहाँ, तो री तो अण में नहीं आता ना, तो इसके दीर्घ नहीं होता, तो ये रूप बनेंगे कैसे, तो उसको बता रहे हैं ये कि त्रिह धातु है, त्रिह हिंसी हिंसायाम, और दूसरा धातु है यहाँ त्रिहु हिंसायाम दिया है ना, और दूसरा है व्रीहु उद्यमने, ठीक है। इनसे क्या करिए, त्रिह धातु से ब्रीह धातु से किता प्रत्यय करिए, एक से बना लेते हैं क्योंकि दोनों के अंत में हा है, तो प्रक्रिया एक जैसी होगी, चाहे तो त्रिह धातु ले लो या ब्रीह धातु ले लो। तो चलिए हम पहले लेते हैं त्रिह, थोड़ा आपको लोप भी समझा लें, और इससे कर दिया आपने कता प्रत्यय ये, और इसका बचता है ता, है ना, ये थोड़ा वहां की प्रक्रिया बता देते हैं। ता बचेगा, और होढ़ा एक सूत्र है आपको, आप सबसे पहले हलंत पुल्लिंग में उसको ही पढ़ने वाले हो। तो सूत्र कहता है हा को ढा होता है झली पदांते च, झल परे है तकार, अकार को कर देंगे ढा, तो स्थिति हो जाएगी त्रि ढा अग्रे ता, ये कता प्रत्यय का है। अब इस ता को क्या हुआ, तकारस्य जसस तथो धो धा,
एक सूत्र है, झस से परे, झस में आ गया ढ, झस से परे त और थ को होता है ध, तो ये त बदल गया ध में। अब स्थिति आपकी आ गई यहां तक त्रिढ़ ध। अब इधर है ढ मूर्धा स्थानीय वर्ण और इधर है ध दंत स्थानीय वर्ण, तो ष्टुत्व कर लेना। जब आप इसे ष्टुनाष्टु से ष्टुत्व करेंगे तो हो जाएगा ढकार, आपकी स्थिति बन जाएगी त्रि ढ अग्रे ढ। अब यही लगता है ढोढे लोपः, ढकार के परे रहते ढकार का क्या हो जाता है, तो इसका हो गया लोप। अब बचा आपका ये त्रि। अब यहां पर यदि सूत्र में अण ग्रहण नहीं करते ढलोपे पूर्वस्य दीर्घ होना में, तो सूत्र का अर्थ सिर्फ इतना ही होता क्या कि ढकार और रेफ के लोप निमित्त परे रहते पूर्व को दीर्घ होता है। किसको दीर्घ होता है, पूर्व को दीर्घ होता है। तो पूर्व को दीर्घ होता है तो ठीक है, री है, इसको दीर्घ होने लगता, तो ये रूप बनता त्रिढ़। इसलिए ऐसा रूप न बने, इसलिए अण ग्रहण कर दिया। अण ग्रहण के कारण क्या होता है, दीर्घ नहीं होता। दीर्घ नहीं होता तो क्या हो जाएगा, रूप क्या बन जाएंगे, त्रिढ़। और ऐसे ब्रीह धातु से क्या बना लेना, ब्रीढ़ बना लोगे ना।